Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers and welcome back to Secrets of Physics. I am Rabia Babar, your physics teacher. और हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी और आज है उसका लेक्चर नंबर 10। आज हम रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी रिएक्टेंस में आगे हमारे पास कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस आ जाती है, ठीक है। उन दोनों की डेरिवेशन, उनके फार्मूलाज किस तरीके से निकले हैं, ठीक है, उनकी डेरिवेशन और उन दोनों के बीच में डिफरेंस, ठीक है, हम ये चीज़ पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इम्पीडेंस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही मज़े का टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे नज़दीक। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। ओके जी, रेजिस्टेंस क्या है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। इट इज़ द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ मटेरियल टू द फ्लो ऑफ द डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट। अब रेजिस्टेंस में रिएक्टेंस में क्या फ़र्क है कि यहाँ पर डीसी और एसी हम दोनों किस्म के करंट के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। जबकि जो रिएक्टेंस है उसमें सिर्फ ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात होगी, ठीक है, सिर्फ ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात होगी। तो क्या है रेजिस्टेंस में? हमारे पास रेजिस्टेंस वो पोजीशन होती है जो कि कोई भी मटेरियल ऑफर करता है किसको? करंट को, ठीक है। कौन सा करंट? डीसी एंड एसी बोथ करंट के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो रेजिस्टर है ये डीसी एंड एसी बोथ करंट्स को जो है वो ओपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे स्पेसिफिकली रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, रेजिस्टेंस की बात करेंगे, ठीक है। अब आगे क्योंकि हम ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो करंट है ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। यहाँ पे वैसे मैंने डीसी बैटरी का सिंबल बनाया हुआ है, लेकिन हम ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात कर रहे हैं जो कि करंट चेंज हो रहा है, जिस करंट की पोलैरिटी जो है बार बार चेंज हो रही है, हम उसके बारे में बात करें। इसलिए हम जो है वो रिएक्टेंस का स्पेसिफिकली हमने जो बात करनी है वो किसकी बात करनी है? रिएक्टेंस की, ठीक है। यहाँ पर हम कैपेसिटिव रेजिस्टेंस का लफ्ज़ नहीं यूज़ कर सकते और यहाँ पर भी इंडक्टिव रेजिस्टेंस का लफ्ज़ नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। तो चलें, यहाँ पर हमने बैटरी लगाई हुई है, ये डीसी या फिर एसी बोथ बैटरीज हो सकती हैं, ठीक है। और ये हमने एक रेजिस्टर लगाया हुआ है। अब यहाँ पर जो है दो चीज़ों के बारे में बात होगी, ठीक है, वोल्टेज एंड करंट, इन दोनों के रिलेशन के बारे में बात होगी कि वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है, वो आगे है या फिर करंट आगे है। तो देखें, जैसे जैसे यहाँ पे हमने बैटरी लगा दी, अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू होंगे, अब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करना क्या है? बेसिकली करंट है। तो जब करंट इस रेजिस्टर में से गुजरेगा, ठीक है, तो क्या करेगा? ये रेजिस्टर जो है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ये करंट को इतना फ्लो नहीं करने देगा, उस तरीके से फ्लो नहीं करने देगा। तो क्या करेगा? ये करंट कम कर देगा, ठीक है। जितना वोल्टेज है, यहाँ पर लेट से 9 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो रेजिस्टर के अक्रॉस, यहाँ पर ये दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस जो है 9 वोल्ट्स आ जाएंगे। वोल्टेज हो गया हमारा, एक सेट हो गया वोल्टेज का लेवल, ठीक है। अब वही वोल्टेज जो है वो फ्लो करवा रहा है, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करवा रहा है? ये फ्लो करवा रहा है, ठीक है। लेकिन रेजिस्टर जो है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो करंट क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है। अगर रेजिस्टर ना लगा हुआ होता, ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू ये बनती करंट की, ठीक है, ये वैल्यू बनती। लेकिन क्योंकि रेजिस्टर लगा हुआ है और उसने करंट को कम करवाया, ठीक है, लाइक इसका मैग्नीट्यूड कम कर दिया, इसलिए ये जो चीज़ है ना, इसका एम्पलीट्यूड बता रही है, ये बेसिकली मैग्नीट्यूड है कि करंट की वैल्यू कम है और वोल्टेज की वैल्यू क्या है? ज़्यादा है। ब्लू लाइन शोज द वोल्टेज एंड द रेड लाइन इज शोइंग द वेव फॉर्म ऑफ द करंट, ओके। तो हमें पता है कि जब रेजिस्टर लगा हुआ हो किसी भी सर्किट में, तो वो क्या करता है? वो ओहम्स लॉ को ओबे करता है। ओहम्स लॉ क्या है? V = I। मतलब ये कि जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ही ज़्यादा करंट जो है वो फ्लो करेगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ जो इन दोनों ग्राफ्स के अंदर नज़र आ रही है, इन दोनों की जो वेव फॉर्म्स है उनके अंदर ये चीज़ नज़र आ रही होगी, वो ये कि ये दोनों फेज में है, मतलब ये एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं और एक ही पॉइंट पे मतलब साथ साथ जा रहे हैं। अगर ये 0 डिग्री है, ठीक है, तो 0 डिग्री करंट का भी स्टार्टिंग पॉइंट है और वोल्टेज का भी स्टार्टिंग पॉइंट 0 डिग्री है। फिर जैसे जैसे वो ग्राफ ऊपर जा रहा है, ठीक है, और ये 90 की तरफ आ रहा है, यानी मैक्सिमम वैल्यू अपनी शो कर रहा है, ठीक है, तो वोल्टेज भी उस टाइम पे क्या शो कर रहा है? मैक्सिमम वैल्यू शो कर रहा है, यानी 90 शो कर रहा है। उसके बाद जैसे जैसे ये ग्राफ डिक्रीज करते करते ये 180 डिग्रीज पे आ जाते हैं,
मिनिमम वैल्यू की तरफ आ जाते हैं या ज़ीरो की तरफ आ जाते हैं, उस टाइम पर ये दोनों करंट और वोल्टेज दोनों ज़ीरो ज़ीरो हैं एंड सो ऑन। ठीक है, ये ब्लैक वाले वोल्टेज के लिए हैं और ये जो ब्लू वाले हैं डिग्रीज, ये इसके लिए करंट के लिए हैं। तो इन अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज। इसका मतलब यहाँ पर जो एंगल होता है, ठीक है, इसका जो एंगल है थीटा या फिर फाई, वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बात की हुई है, इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन द फ्रिक्वेंसी। अगर हम इसके वोल्टेज और करंट के रिलेशन को देखें, ठीक है, या फिर इसके रेजिस्टेंस के फॉर्मूला को देखें, V इक्वल्स टू आई आर या फिर R इक्वल्स टू V ओवर आई, तो यहाँ पर हमें कहीं भी रेजिस्टेंस में फ्रिक्वेंसी का कोई भी फैक्टर नज़र नहीं आ रहा। फ्रिक्वेंसी की बात ही क्यों कर दी, क्योंकि हमारे पास जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ठीक है, इसके फॉर्मूला में हमारे पास फ्रिक्वेंसी से रिलेशन है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज या डिक्रीज, और इंडक्टिव रिएक्टेंस में भी हमारे पास ये चीज़ मौजूद है, फ्रिक्वेंसी का रिलेशन है रिएक्टेंस के साथ। तो रिएक्टेंस जो है वो डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी पे, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो नहीं डिपेंड करती फ्रिक्वेंसी पे। क्यों नहीं करती डिपेंड, बिकॉज इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल। ये मटीरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ये करंट की प्रॉपर्टी नहीं है कि वो करंट की फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करे, जो एसी फ्रिक्वेंसी होती है उस पर डिपेंड करे। इट ओनली अपोजेस द करंट एंड इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय द करंट। रिएक्टेंस को हम कह सकते हैं कि इट इज़ कॉज्ड बाय द करंट, ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस जस्ट अपोज करती है वो प्रॉपर्टी, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मटेरियल कितना खुरदरा है, वो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाती है, रो एल ओवर ए। उस मटेरियल की लेंथ क्या है, उसका एरिया क्या है, वो इन सब चीज़ों पे, इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है टू सम एक्सटेंट। लेकिन जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती। इसका जिक्र करना क्यों ज़रूरी था, रिएक्टेंस के साथ डिफरेंस करने के लिए। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की तरफ आ जाते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होती है, इट इज़ अ ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। मैंने डेफिनेशन बता दी थी कि ये वो ऑपोजिशन होती है जो कि एक कैपेसिटर जो है वो ऑफर करता है टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को। ठीक है, लेट से आपने यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाया हुआ है और यहाँ पे वोल्टेज है, तो सेम केस हमने वोल्टेज और करंट के बीच का जो है वो रिलेशन देखना है। अब देखिए होता क्या है, ठीक है, जैसे ही आपने यहाँ पे ये दोनों प्लेट्स जो है वो अनचार्ज थी, दोनों सेम किस्म की प्लेट्स थी, ठीक है, और ये अनचार्ज थी, इन पे कोई चार्ज नहीं था जब तक बैटरी नहीं लगी थी। जैसे ही बैटरी लगी, लेट से 9 वोल्ट की बैटरी है, तो ये दोनों प्लेट्स पे 9 वोल्ट्स शो होना शुरू हो जाएंगे। 9 वोल्ट का मतलब ये है कि लेट से 9 कूलम का चार्ज इस पे आ गया और -9 कूलम का चार्ज अगर इस पर आ जाता है, ठीक है, 9 वोल्ट इस पर शो होना शुरू हो जाएंगे और बेसिकली करंट जो है वो फ्लो करके इन चार्जेस, करंट जो है इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ठीक है, ये जो मैंने शो करवाया ना, ये कन्वेंशनल करंट है, ठीक है, लेकिन इसमें से लेट से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स निकलकर इसके पास आ जाते हैं, तो यहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा और इस पे 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। मतलब ये कि ये इन दोनों प्लेट्स के ऊपर सेम किस्म का चार्ज आ जाएगा, बट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन एंड ऑपोजिट साइंस के साथ। अब यहाँ पर जो इसका ग्राफ शो होता है वोल्टेज और करंट का, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वोल्टेज जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये वोल्टेज की सारी वैल्यूज़ हैं। वोल्टेज 0 से स्टार्ट हो रहा है और करंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 90 से। मतलब करंट 90 आगे है, सही है, करंट 90 डिग्रीज आगे है, लीड कर रहा है करंट। ओके, जब करंट 90 था, जब वोल्टेज 0 था तो करंट 90 था, ठीक है, जब वोल्टेज 90 हो गया, करंट जो है वो 180 हो गया, फिर ये वोल्टेज 180 था तो ये 270, मतलब जो वोल्टेज है वो 90 डिग्रीज पीछे ही है, यानी लैग कर रहा है, और करंट 90 डिग्रीज आगे है। इसका क्या मतलब है, क्यों ऐसा हुआ, देखें, जब हमारे पास ये दोनों प्लेट्स खाली थी, ठीक है, जिस टाइम पर ये दोनों प्लेट्स बिल्कुल ही ब्लैंक थी, इन पे कोई चार्ज नहीं था, और जैसे हमने बैटरी कनेक्ट की, तब इससे पहले कि वोल्टेज इनके ऊपर कायम हो जाता, वोल्टेज कैसे कायम होगा, जब यहाँ से चार्जेस फ्लो करना शुरू होंगे, ठीक है, तो करंट जैसे ही फ्लो करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल के आएंगे। लेट से 1 इलेक्ट्रॉन निकल के आया, वो इस पे जाके डिपॉजिट हो गया, फिर 2nd इलेक्ट्रॉन निकल के आया, वो इस पे जाके डिपॉजिट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना ज़रूरी है करंट के लिए, यानी करंट को फ्लो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसके लिए, वोल्टेज पैदा करने के लिए। समझ आई ये बात, तो करंट को पहले फ्लो करना होगा, 90 डिग्री आगे रहना होगा
वोल्टेज से, करंट इसके थ्रू फ्लो करेगा तभी तो इन पे वोल्टेज आएगा। इन प्लेट्स पे कोई वोल्टेज नहीं था, ठीक है, 0 वोल्ट्स पे थी ये दोनों। बैटरी का क्या काम है? बैटरी का काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को खींच के निकाल के इधर डिपॉजिट करवा रही है, इस प्लेट के ऊपर डिपॉजिट करवा रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो ही तो इनके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। ऐसे ही है ना, अगर 9 वोल्ट की बैटरी है, 9 वोल्ट का पोटेंशियल हमें चाहिए, लेट से 9 वोल्ट का पोटेंशियल हमें यहाँ पर चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स को तो फ्लो करना ही पड़ेगा। करंट फ्लो नहीं करेगा, पोटेंशियल किस तरीके से डेवलप होगा? सोचने वाली बात है ना। तो इस वजह से यहाँ पर करंट जो है वो 90 डिग्री लीड कर रहा होता है। जब आप इसका इंडक्टर के साथ डिफरेंस करेंगे तब आपको समझ आएगी कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर वोल्टेज लीड कर रहा होता है, करंट लैग करता है, ठीक है। अब जल्दी से इसकी हम डेरिवेशन की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, v ऑफ t, हमने वोल्टेज को कंसिडर किया है कि उसकी वेव फॉर्म क्या है, v नोट साइन ओमेगा t, ठीक है, ये इसकी वेव फॉर्म है हमारे पास। और करंट का क्या फॉर्मूला है? बेसिकली करंट थ्रू अ कैपेसिटर इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज। रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज, करंट बेसिकली क्या है? करंट क्या है? dq बाई dt, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है कितने टाइम में, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट एट विच चार्ज फ्लोज, ठीक है। करंट बेसिकली यही होता है ना, रेट होता है। तो यहाँ पर जो q है इसको हम cv कह सकते हैं। कैपेसिटर के केस में q किसके इक्वल होता है? cv के इक्वल होता है, ठीक है। c तो कैपेसिटेंस जो हमारे पास है वो तो कांस्टेंट हो गई, ठीक है। तो चेंज क्या चीज़ हो रही है? वोल्टेज। तो मैंने आपको यहाँ पर जो चीज़ बताई है कि करंट थ्रू अ कैपेसिटर इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज। करंट क्या है? बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज है, ठीक है। तो वोल्टेज का जो हमने एक्सप्रेशन लिखा था यहाँ पे, वो उठा के हम इधर लिख देते हैं, ठीक है। और इसको टाइम के रिस्पेक्ट से डेरिवेट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा c v नॉट ओमेगा कॉज ऑफ ओमेगा t। अब साइन था, साइन चेंज होकर किस में चला गया? जब हमने साइन का डेरिवेटिव लिया तो वो क्या आ गया? कॉस ओमेगा टी आ गया, ठीक है। ओमेगा कॉस ओमेगा टी आ गया। अब कॉस ओमेगा टी को हम साइन ओमेगा टी प्लस 90 भी लिख सकते हैं। ये लिखने का क्या मकसद था? हमने ये बता दिया कि आई नोट, ये हमने आई नोट का एक्सप्रेशन निकाला है ना, आई नोट किसके इक्वल है? सी वी नोट ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 90। मतलब ये कि वोल्टेज की जो भी वैल्यू है, वोल्टेज हम 0 से अगर इसका वी नोट का मतलब क्या होता है, एट टाइम t इक्वल टू 0 पे कंसिडर करें तो उस टाइम पर करंट जो भी वैल्यू देगा वो 90 आगे ही होगी, ठीक है, वोल्टेज से। तो करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90। और हमने ये ग्राफिकली भी देख लिया और इस तरीके से भी मैंने आपको एनालॉजी के थ्रू समझा दिया, ठीक है, मतलब डायग्रामेटिकली भी और ग्राफिकली भी समझा दिया। और आपको इस एक्सप्रेशन के थ्रू भी समझ आ गया, मैथमेटिकली भी ये चीज़ समझ आ गई कि करंट जो है वो लीड करता है वोल्टेज को बाय 90, ठीक है। अब बेसिकली हमने करना क्या है, हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो है वो एक्सप्रेशन निकालना। तो वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा XC, जो रेजिस्टेंस होती है या रिएक्टेंस होती है कुछ भी, वो होती है वोल्टेज ओवर करंट के इक्वल, ठीक है, वोल्टेज ओवर करंट के इक्वल होती है वो, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इन फॉर्मूलाज के अंदर इसकी वैल्यू पुट करनी है। आई की वैल्यू हमने पुट की तो वो क्या आएगी? हमने यहाँ पे आई नोट की वैल्यू निकाली थी सी वी नोट ओमेगा, ठीक है, तो वही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी और यहाँ पे वी नोट की वैल्यू भी पुट कर दी। तो वी नोट कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया? 1/c और साथ में ओमेगा आ गया 1/। अब अच्छा, अब यहाँ पर ओमेगा जो है वो किसके इक्वल होता है? 2πf के इक्वल होता है, बिकॉज इट्स दी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की बात नहीं कर रहे, लीनियर की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे एसी वेव फॉर्म की बात कर रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज होती है और 2π के हिसाब से चेंज होती है, क्योंकि यहाँ पर ये एक सर्कुलर पैटर्न जो है वो बना रहा है बेसिकली, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास 2πfc, तो xc की वैल्यू हमारे पास आ गई 2πfc। अब यहाँ पर देखिए ये फ्रिक्वेंसी और इन दोनों के बीच का रिलेशन, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, सी जो कैपेसिटेंस है वो चीज़ भी कांस्टेंट है फॉर गिवन प्लेट्स। सिर्फ जो चीज़ चेंज हो रही है वो क्या चेंज हो रही है? वो फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है। जितनी हम फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे उतनी कैपेसिटेंस जो है वो क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। ओके, अब हम इंडक्टिव रिएक्टेंस की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस लाइक कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है, इट इज़ ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। वहाँ पे कैपेसिटर जो ओपोजिशन ऑफर कर रहा था, ठीक है, वो हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस थी, और इंडक्टर जो ओपोजिशन फ्लो करता है टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट उसको हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। हमने पीछे डिटेल में पढ़ा था तो अब ये समझना आसान हो जाएगा, सही है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक इंडक्टर लगाया, साथ में उसके बैटरी
लगा दी, इट्स एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई। अब बेसिकली क्या हुआ कि जैसे ही यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू हुआ, इसके अंदर एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गई और उस इंडक्टर ने जो है वो इस करंट को अपोज करना शुरू कर दिया। तो वोल्टेज तो इसके अक्रॉस, इसके दोनों एंड्स के अक्रॉस जो है वो फॉर्म होना शुरू हो गया था, लेकिन करंट को ये क्या करता है, अपोज करता है बैक ईएमएफ क्रिएट करने की वजह से। तो यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज लीड करेगा और करंट लैग करेगा। किस तरीके से लैग करेगा कि जब वोल्टेज जो है वो ज़ीरो है तो करंट उस टाइम पे -90 पे चल रहा है, माइनस पे चल रहा है, ठीक है। और जब वोल्टेज 90 हुआ तब यहाँ पर करंट की क्या वैल्यू थी, करंट ज़ीरो था तब। ये जब हमारे पास 180 हुआ वोल्टेज तो उस टाइम पे ये क्या चल रहा है, ये 90 पे चल रहा है, ठीक है, ये 90। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें पता लगेगा कि हर पॉइंट पे करंट जो है वो 90 डिग्री पीछे चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडक्टर में करंट लैग कर रहा होता है। और मैंने आपको इस तरीके से भी समझा दिया कि ईएमएफ के बैक ईएमएफ क्रिएट होने की वजह से ये करंट को क्या करता है, ओपोज करता है, करंट को फ्लो नहीं करवाने देता, ठीक है, उसके लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देता है। तो वोल्टेज इसमें पहले मूव करना शुरू हो जाता है और करंट लेट आता है। अब यहाँ पर हमने जो एक्सप्रेशन यूज़ किया है, क्योंकि हमें पता है कि जो इंडक्टर है बेसिकली वो करंट के चेंज के साथ डील कर रहा होता है, ठीक है, कि करंट कितना चेंज हो रहा है विद पैसेज ऑफ टाइम। तो हम यहाँ पे जो एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे वो आई ऑफ टी वाला एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। आई ऑफ टी इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पे कौन सी वेव, ये दोनों वेव्स कौन सी हैं, साइन की वेव्स हैं, ठीक है, ऐसा ही है। तो इसीलिए हमने पीछे भी वी ऑफ टी यूज़ किया था, उसके लिए वी नॉट साइन ओमेगा टी वाला एक्सप्रेशन यूज़ किया था। और यहाँ पर हम आई ऑफ टी यूज़ करेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इंडक्टर का ये वाला जो फॉर्मूला है, इंडक्टर कैन इजीली एक्सप्रेस एज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू दिस फॉर्मूला वी ऑफ एल ऑफ टी इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। अब आई का जो हमने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डेरिवेट करवा देंगे, एल ओमेगा आई नोट कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी को हम साइन की फॉर्म में लिख लेंगे और यहाँ से हमें पता लगेगा कि वोल्टेज लीड द करंट बाय 90, ठीक है। वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है करंट बाय 90 डिग्रीज। ये चीज़ भी आपको जो है वो ग्राफिकली भी समझ आ गई, डायग्रामेटिकली भी, और तो और मैथमेटिकली भी ये चीज़ समझ आ गई कि वोल्टेज जो है वो लीड करता है द करंट बाय 90। अब यहाँ पे सेम केस हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे एक्स लिख दिया मैंने। एक्स ऑफ एल का हमने एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है। एक्स ऑफ एल का हमने एक्सप्रेशन निकालना है। तो एक्स ऑफ एल किस तरीके से निकलेगा, वोल्टेज ओवर करंट। वोल्टेज की वैल्यू हमने क्या निकाली है, ये वैल्यू इसकी निकाली है, लेकिन हमें एट ज़ीरो टाइम चाहिए, ठीक है, मतलब इस टाइम पे चाहिए, इस टाइम पे। तो हम क्या करेंगे, इसी एक्सप्रेशन को उठाएंगे, इस एक्सप्रेशन को उठाएंगे और इसमें t की जगह जो है वो ज़ीरो डाल देंगे। ज़ीरो डालेंगे तो इससे क्या होगा, साइन ऑफ 90 आ जाएगा। साइन ऑफ 90 1 हमें वैल्यू देता है, ठीक है। तो वी एल एट ज़ीरो हमारे पास क्या वैल्यू देता है, एल ओमेगा आई नोट, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को हम डालेंगे इसके अंदर, ठीक है, इधर डालेंगे। जब हम इधर पुट करेंगे तो एल ओमेगा आई नोट आ जाएगा, आई नोट से कैंसिल हो जाएगा और ओमेगा एल आ जाएगा। ओमेगा की वैल्यू हमें पता है 2 पाई और एल, ये हमें पता है कि ये कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं। तो रिलेशन किस चीज़ का आ रहा है, फ्रीक्वेंसी का और इंडक्टिव रिएक्टेंस का, ठीक है। तो मतलब ये कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा जो है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, उतनी ही ज़्यादा जो है वो इंडक्टर जो है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा और उसको नहीं फ्लो करने देगा। यही रीज़न है कि इंडक्टर जो है वो ब्लॉक कर देता है हाई फ्रीक्वेंसी को, जबकि कैपेसिटर जो है वो अलाउ करता है हाई फ्रीक्वेंसी को और बहुत ही कम उसमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा होता है, जबकि जो लो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको ये पास आउट नहीं होने देता, ठीक है। ओके जी, सो दैट वाज इट। आज हमने रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के बीच में डिफरेंस पढ़ा, ठीक है, और कैपेसिटिव और इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होती है, ठीक है। अच्छा, अब आपको जो है ना इस चीज़ को मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो फार्मूला निकालना है उसमें हमने वोल्टेज से स्टार्ट करना है और इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो निकालना है उसमें हमने करंट से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इसकी डेरिवेशन को लेके आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आपने सिर्फ इस चीज़ को माइंड में रखना है कि जो कैपेसिटर है, ठीक है, वो बेसिकली क्या होता है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज होता है, ठीक है। तो यही बात है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज होता है। तो हम जब उसका
तो जब हम उसका फॉर्मूला देखते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, I इज़ इक्वल्स टू CdV0/dt, ऐसा ही है। और इंडक्टर के लिए, इंडक्टर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। बेसिकली इंडक्टर में हम जो करंट होता है वो मेन चीज़ होती है, ठीक है। करंट का चेंज होना उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, जबकि कैपेसिटर में वोल्टेज का चेंज होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसकी डेरिवेशन को रट्टा नहीं लगाना, ठीक है। इस तरीके से याद करना है कि कौन कौन से फार्मूलाज जो है फार्मूला से स्टार्ट करना है। कैपेसिटर में आपने वोल्टेज को पकड़ना है, ठीक है, वोल्टेज के एक्सप्रेशन को, और उसको डेरिवेट करवा देना है। क्यों डेरिवेट करवाना है, क्योंकि कैपेसिटर में रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज की बात हो रही है, समझ आई, और इंडक्टर में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की बात हो रही है, ठीक है। इसलिए हमने करंट वाला एक्सप्रेशन लिखा, यानी I वाला एक्सप्रेशन लिखा, और वहाँ से हमने स्टार्ट किया। नेक्स्ट में हम इम्पिडेंस के बारे में पढ़ेंगे और RC, RL और LC सर्किट्स के बारे में एक वीडियो बनाएंगे शॉर्ट सी, फिर बाद में RLC सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। सो दैट वाज इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल इफ़ यू न्यू। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।